हम लोगों ने मोशन पढ़ लिया था। मोशन के बाद हमें जो पढ़ना है फिज़िक्स में वो है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, बहुत दिन हो गए मोशन पढ़े हुए, तो ये अब ज़रूरी है कि अब आगे बढ़ें। तो हम लोगों ने जो पढ़ा मोशन, ठीक है, उसमें बहुत सारी बातें किया कि रेस्ट और मोशन ये क्या है, रिलेटिव, दैट इज़ पोजीशन अगर एक पार्टिकल का दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में चेंज होगा टाइम के साथ तो कहेंगे रेस्ट में है, और अगर ये पोजीशन चेंज नहीं होगा टाइम के साथ किसी दूसरे पार्टिकल के रिस्पेक्ट में तो क्या कहेंगे, रेस्ट में है, और चेंज होगा तो मोशन में है। ठीक है, ये बात आप दिमाग में रखें। तो सारी बातें हमारी हो चुकी थी, लेकिन अब बात ये आती है कि किसी के रिस्पेक्ट में या कैसे भी वो अपना अगर पोजीशन चेंज करेगा तो ऐसा हो सकता है कि रेस्ट से किस में आए, मोशन में, और ऐसा हो सकता है कि मोशन से किस में आए, रेस्ट में, किसी के रिस्पेक्ट में। मेरी बात समझ आ रही है? तो रेस्ट से मोशन में लाने के लिए कौन सा फैक्टर काम किया, मेरी बात समझ, काम को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वर्क कहते हैं। वो एक अलग फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी क्या है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं। मैं फिर कह दूं कि आपको बहुत सारी किताबें मिलेंगी एस्चान वगैरह, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस करना है किस पर, NCERT और SC वर्मा पर। ये दोनों किताबें आप पढ़िएगा तो आपका जो कंसेप्ट है वो बिगड़ने वाला नहीं है। कोशिश करें कि आप SC वर्मा पढ़ें। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं SC वर्मा है, ठीक है, इसको आप लाइन बाय लाइन पढ़ें तो शायद आपका जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो, और मैं पढ़ा रहा हूँ उसके बाद आप पढ़ें तो और ज़्यादा समझ आने का चांस है। ठीक है, तो हम लोग मेन लेक्चर की तरफ चलते हैं। हमें पढ़ना है फोर्स के बारे में। आप अगर SC वर्मा देखें तो इसका चैप्टर का नाम है फोर्स एंड एक्सेलरेशन, और अगर NCERT में देखें तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। बातें दोनों में एक ही हैं। ठीक है, तो वो बात हो गई रेस्ट और मोशन की। नेक्स्ट हमें ये समझना है कि वो जो बॉडी अपना पोजीशन चेंज करता है, जो भी करता है, तो मोशन में रहता है, तो ऐसा भी होता है कि उसकी स्पीड पहले कम रहती है, बाद में ज़्यादा हो जाती है। पहले क्या रहती है, कम, फिर बाद में क्या हो जाती है, ज़्यादा। ठीक है, तो कम से क्या हो रहा है बताइए, ज़्यादा हो रहा है, या रेस्ट से किस में आ रहा है, मोशन में, या मोशन में था तो क्या आ रहा है, ब्रेक लगा के रेस्ट में आ रहा है। तो ये कौन है, तो उसके लिए जो जिम्मेदार है वो कौन है, फोर्स। क्या है वो, फोर्स। मेरी बात समझ आ रही है, क्या है, फोर्स। तो यही है कि अगर आप इसको अगर जस्ट डिफाइन करना पड़े व्हाट इज़ फोर्स, तो हम लोग लिखते हैं अ फोर्स इज़ अ पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। तो ये डेफिनेशन है, लिखने की ज़रूरत है। फोर्स, व्हाट इज़ फोर्स, a force is a pull और push। ये रिलेटिव है, जो पुश है वही पुल है। ये कैसे पुश और पुल है, a force for the push or pull acting on an object। चलिए बहुत सारे डिस्कशन करेंगे, जिसलिए भी आप इतना नोट करें। जैसे आप दरवाज़ा क्या करते हैं, खींचते हैं, क्या करते हैं आप, पुल करते हैं। तो अगर आप उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाके कोई अगर देखे तो उसको क्या लगेगा कि दरवाज़ा क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। तो एक तरह से जो पुल है वही क्या है, पुश है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें आप देख सकते हैं कि फोर्स करता क्या है। फोर्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो मैग्नीट्यूड होगा, हो सकता है कि उसमें क्या हो, डायरेक्शन हो। मैग्नीट्यूड क्यों होता है, जब भी कोई, जब ऐसे आप अगर सोचें कि अगर मैं इसमें क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो कोई ज़्यादा फोर्स लगाया और कोई कम लगाया, तो ज़्यादा और कम को डिफाइन करने के लिए हमें उसका कुछ ना कुछ वैल्यू तो जानना पड़ेगा ना। किसी ने कितना लगाया, 10 न्यूटन, और किसी ने कितना लगाया, 20 न्यूटन। जैसे ये कलम है, अर्थ खींच रही है, कितने फोर्स से मेजरमेंट नहीं किए, लेकिन यहीं पे अगर कोई दूसरा अगर ऑब्जेक्ट लेके आए, 50 किलोग्राम का पत्थर लेके आए, तो उस पर अर्थ क्या लगाएगा, ज़्यादा फोर्स लगाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, इसमें कोई शक नहीं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम होता है। तो फोर्स किस में ज़्यादा लगा बताइए, पत्थर में, कलम में क्या लगा, कम लगा। तो फोर्स किसी में ज़्यादा लगता है, किसी में कम लगता है। तो उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मैग्नीट्यूड की। और किधर लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो एक डायरेक्शन हो गया। तो फोर्स में क्या होता है बताइए, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। और साथ में एक बात आगे पढ़ेगा, इट फॉलोज वेक्टर एडिशन। कौन सा एडिशन, वेक्टर एडिशन। तो इसके बारे में शायद मैंने डिस्कशन किया है। तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई बताइए, वेक्टर क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होगा, ऐसा यूनिट न्यूटन। ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। अभी तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन है, इसमें आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अभी फोर्स को समझने के लिए हमें न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने की ज़रूरत है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेसिकली है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसको यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, SC वर्मा से भी, कि फोर्स करता क्या, व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स को अगर हम अच्छे से डिफाइन करने की कोशिश करें, फोर्स एक्चुअली वेलोसिटी चेंज करता है। क्या चेंज करता है, वेलोसिटी जब चेंज होगा तो बॉडी क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। क्या होगा, मोशन में हम शायद एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा चुके हैं, तब ना उसके फार्मूले आए थे ना, S = ut + ½ v² v, वो क्या था, इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, वहाँ पे पढ़ा था हमने एक्सेलरेशन।
तो बेसिकली फोर्स करता क्या है? फोर्स इज द रीजन। मोशन में हम लोग क्या पढ़ा था? एक्सेलरेशन तक पढ़ लिया था, वैसे यहाँ फोर्स एंड एक्सेलरेशन टॉपिक है, जो भी हो फोर्स होगा तो एक्सेलरेशन होगा। लेकिन बात ये है कि हमने मोशन में क्या क्या पढ़ा था बताइए? रेस्ट मोशन के बारे में पढ़ा था, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें जो आई, इसका मेन रीज़न क्या है? बॉडी रेस्ट से किस में आया होगा? मोशन में। तो मोशन में आने के लिए कौन सा फैक्टर वर्क किया बताइए? फोर्स। कौन किया? फोर्स। तो ये इसको बोलते हैं डायनेमिक्स। वो जो हमने पढ़ा था वो है काइनेमेटिक्स, और ये क्या है? डायनेमिक्स। ठीक है, तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। तो बेसिकली फोर्स करता क्या है, अभी धीरे धीरे जानेंगे। वो वेलोसिटी को चेंज करता है। क्या करता है? और वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब क्या है कि जैसे आप अगर 10 किलोमीटर पर आवर में चल रहे थे, आपने एक्सेलरेटर घुमाया, देखिए ना बाइक में, और वो 12 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, 13 किलोमीटर पर आवर में चल रहा है, दैट मीन्स वो स्पीड क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। ब्रेक लगा के क्या होता है? स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर में था, 15 हुआ, 20 हुआ, 15 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 0 हो गया, घट रहा है। डायरेक्शन चेंज होता है। ये डायरेक्शन का चेंज होना, क्योंकि वेलोसिटी का वो क्या डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी का या तो डायरेक्शन चेंज हो या वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, स्पीड चेंज हो, दोनों में ही क्या चेंज हो रहा है बताइए? बेसिकली वेलोसिटी ही चेंज हो रहा है। तो डायरेक्शन भी चेंज होने से वेलोसिटी चेंज हो रहा है, और स्पीड भी चेंज होने से क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है, या दोनों चेंज होने से भी क्या हो रहा है? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। सारे को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है वहाँ पे? एक्सेलरेटेड मोशन है। कौन सा मोशन है? वैसे बेसिकली स्पीड बढ़ने को हम बोलते हैं एक्सेलरेटेड मोशन, स्पीड घटने को रिटार्डेड मोशन बोलते हैं, वो अलग बात है। बट एक्सेलरेशन कब कब होगा? या तो स्पीड बढ़ेगा या स्पीड घटेगा। स्पीड बढ़ेगा मतलब जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही बॉडी जा रहा है। दैट इज, जैसे मैं इस कलम को फ्रीली छोड़ दूं, छोड़ेंगे तो कहाँ गिरेगा बताइए? नीचे की तरफ। फोर्स किधर लग रहा है? नीचे की तरफ, और बॉडी आ भी किधर रही है? नीचे की तरफ, तो स्पीड बढ़ेगा। लेकिन बॉडी को नीचे से ऊपर की तरफ फेंकूं तो अर्थ किधर फोर्स लगा रही है? नीचे की तरफ। बॉडी जा किधर रही है? ऊपर की तरफ। फोर्स नीचे जा ऊपर रही है तो स्पीड घटेगा। उसी तरह से ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड क्यों घट जाती है? क्योंकि फोर्स पीछे लग रहा है और बॉडी आगे जा रही है। ठीक है ना? तो याद रहे कि फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन सेम हो जाए तो स्पीड बढ़ेगा, और फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑपोजिट हो जाए तो क्या होगा? स्पीड घटेगा। स्पीड बढ़ेगा तो एक्सेलरेटेड मोशन, स्पीड घटेगा तो रिटार्डेड मोशन। बेसिकली एक्सेलरेशन है। और साथ में एक और भी बात आप पढ़िएगा, वो क्या है बताइए? सर्कल में घूमेगा तो डायरेक्शन चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज करने से भी क्या चेंज होता है? वेलोसिटी। ऐसा हो सकता है कि सर्कल में चले और डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड चेंज ना हो, तो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन चूंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। तो फोर्स एक कॉज है जो क्या करेगा? एक्सेलरेशन क्रिएट करेगा। तो ये आपका डेफिनेशन है किसमें? एस.सी. वर्मा में। अच्छा डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन आप नोट कर सकते हैं कि फोर्स इज दैट कॉज, फोर्स इज दैट कॉज, ठीक से लिख लीजिए आप, विच प्रोड्यूसेज एक्सेलरेशन, विच प्रोड्यूसेज एक्सेलरेशन इन द बॉडी, in the body on which it acts। फिर मैं कह रहा हूं force is the cause which produces acceleration। what is acceleration? the change in velocity with time। ठीक है, और वेलोसिटी चेंज होने का मतलब स्पीड चेंज होगा या डायरेक्शन चेंज होगा या दोनों चेंज होगा। force is the cause which produces acceleration in the body on which इट एक्ट्स। फिर अभी बॉडी में जो फोर्स लगेगा वो किस पॉइंट पर लगेगा वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। क्या कहते हैं उसको? पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये क्वेश्चन है। फोर्स क्या क्या कर सकता है? फोर्स और सेट ऑफ फोर्सेस। देखिए ऐसा होता है जैसे आप खड़े हैं या एक कॉपी रखी हुई है किसमें? टेबल में, तो क्या सिर्फ अर्थ ही फोर्स लगा रहा है? अर्थ फोर्स किधर लगा रहा है बताइए? नीचे की तरफ, वर्टिकली डाउनवर्ड, और सरफेस जो टेबल का है वो किधर लगा रहा है? ऊपर की तरफ। तो उस ऑब्जेक्ट पर 10 न्यूटन फोर्स अर्थ ने लगाया नीचे की तरफ मान लेते हैं, और सरफेस ने भी किधर लगाया? ऊपर की तरफ 10 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना हो गया? 0। फिर अभी फोर्सेस तो हैं, उस ऑब्जेक्ट पर अर्थ भी फोर्स लगा रहा है और सरफेस भी लगा रहा है, दो फोर्सेस लग रहे हैं, बट नेट फोर्स क्या है? 0। नेट फोर्स 0 होने से अभी समझेंगे कि रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में था तो मोशन में ही रहेगा, लेकिन उसका स्पीड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर आप मेरे लेक्चर सब क्लास 8 में देखे होंगे, सुने होंगे, तो ये सारी बातें हमने डिस्कशन कर दिया, लेकिन चूंकि आपके क्लास 9 में भी तो पढ़ना में है। तो फोर्स इज द कॉज विच प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी ऑन विच इट एक्ट्स। फोर्स क्या क्या करेगा? अभी तो बताया, स्पीड बढ़ाएगा, स्पीड घटाएगा, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो उसमें अगर आप देखें एस.सी. वर्मा में, तो उसमें हम लोग जैसा लिखा है वैसे ही बात करेंगे। थोड़ा एस.सी. वर्मा को फॉलो करते हैं, जानते हैं आप। ये सारी चीज़ें नोट कर लिए आप। यूँ जाने जिसका भी यूनिट है वो क्या है? फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब उसको मेजर कर सकेंगे। तो इसमें यूनिट है, मैग्नीट्यूड भी, डायरेक्शन भी, और वेक्टर एडिशन को भी फॉलो करेगा, और जो वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा वो कैसी क्वांटिटी होगी? वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो आप ये भी लिख लें कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स और सेट ऑफ फोर्सेस,
अकेले एक फोर्स भी हो सकता है, सिर्फ एक फोर्स, जैसे अगर हम इसको हवा को इग्नोर करें तो इसको छोड़ेंगे अगर फ्रीली तो सिर्फ कौन फोर्स लगा रहा है, अर्थ, तो सिंगल फोर्स भी हो सकता है या सेट ऑफ फोर्सेज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर नेट फोर्स अगर जीरो हो जाए तो बॉडी के कंडीशन ऑफ मोशन में कोई चेंज नहीं आएगा, इतना ख्याल रखें। नेट फोर्स को नॉन जीरो होना पड़ेगा, नेट फोर्स को क्या होना पड़ेगा, ये सीखेंगे धीरे धीरे। फोर्स और सेट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक्टिंग ऑन अ बॉडी कैन डू, क्या क्या कर सकता है बताइए। नंबर 1, कैन चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी। चलिए जो लिखा है वो लिख रहा हूं। अब चेंज का मतलब क्या, कि बढ़ा ही सकता है, घटा भी सकता है। जैसे ये नीचे से इस बॉडी को ऊपर की तरफ फेंके तो ये इसकी स्पीड घट रही है, क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी की तरफ जा रही है ऊपर। तो आप इसको दिमाग में बैठा लें या लिख लें अच्छे से कि फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन एक दूसरे के अगर ऑपोजिट हो तो स्पीड घटेगा, तो स्पीड घटेगा, तो स्पीड घटते घटते तो जीरो भी हो सकता है ना। तो स्पीड जीरो का मतलब फोर्स नहीं लग रहा है, ऐसा नहीं है। पहले बॉडी चल रहा था तो उसकी स्पीड में बदलाव आके बाद में जीरो हो गया, तो ऐसा हो सकता है कि स्पीड जीरो हो जाए और फोर्स लगता हुआ रहे, ठीक है ना। चूंकि फोर्स करता क्या है, फोर्स स्पीड को चेंज करता है या डायरेक्शन को चेंज करता है, तो स्पीड चेंज करेगा मतलब क्या, स्पीड चेंज करके तो जीरो भी ला सकता है। जीरो मतलब बॉडी उस इंस्टेंट में क्या हो गई, रुक गई, लेकिन फोर्स लग रहा है। उसके बाद पलटी मारेगा, सीखेंगे पलटी क्या मारना होता है। तो चेंज द स्पीड ऑफ बॉडी, चेंज का मतलब क्या, आइदर इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, क्या, स्पीड, स्पीड बढ़ेगा या घटेगा। स्पीड बढ़ने का मतलब जिधर फोर्स उधर ही बॉडी जा रहा है, स्पीड घटेगा मतलब जिधर फोर्स उसके ऑपोजिट जा रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा होगा तो एक बार वो बॉडी रुकेगा, क्या होगा, एक बार बॉडी जैसे नीचे से बॉडी को ऊपर फेंके तो घटते घटते स्पीड क्या होगी, जीरो, एक इंस्टेंट में फिर वो नीचे आई, नीचे आने से क्या होता है, स्पीड बढ़ता है। इसका मतलब फोर्स भी नीचे लग रहा है, बॉडी भी किधर, नीचे ही आ रही है, ठीक। ये बात आप समझ रहे होंगे, ज़्यादा और ज़्यादा बकबक करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेगा, और कैन चेंज द डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। और क्या कर सकता है, डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी चेंज कर रहा है बेसिकली। लेकिन आपको अलग अलग टाइप से अलग अलग लिखना है, क्योंकि आप क्लास 9 में तो थोड़ा सा नीचे जाके बात तो करनी पड़ेगी। और जो हम लोग पढ़ते नहीं है बाद में जाके वो है ये शेप को चेंज करता है, चेंज द, कैन चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, ठीक है। तो ये बातें हो गई। क्वेश्चन में आ सकता है कि फोर्स या सेट ऑफ फोर्सेस क्या क्या कर सकता है बॉडी में एक्ट होने से। स्पीड चेंज हो सकता है, मतलब बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और डायरेक्शन भी चेंज। अब बोलेगा डायरेक्शन बढ़ा सकता है, घटा सकता है। डायरेक्शन का बढ़ना और घटना नहीं होता, डायरेक्शन कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है जिसको हम मेजर कर सकते हैं। डायरेक्शन बस एक डायरेक्शन है, मेरी बात समझ आ रही है, और शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। नोट डाउन करें, आगे बढ़ेंगे। चलिए इतना नोट डाउन करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने समझ गया क्या हुआ था कि फोर्स क्या क्या कर सकता है, ये सारी बातें हो गई। आप ऐसे में पढ़िएगा तो इसमें कुछ कुछ फोटोज़ दिए हुए हैं, देख सकते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बैट इंक्रीजेज द स्पीड ऑफ द बॉल फ्रॉम जीरो टू सम वैल्यू, ठीक है। अगर ऐसे ही बॉल कहीं ज़मीन में गिरी हुई है और आपने उसको क्या किया, हिट किया, तो हिट करने का मतलब आपने क्या लगाया, फोर्स लगाया। और फोर्स हॉरिजॉन्टल, याद रहे जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस डायरेक्शन में क्या होगा, नेट फोर्स अगर लगेगा कुछ, जीरो नहीं होगा। जीरो होने से तो क्या हो जाएगा, टोटल फोर्स जीरो होने का मतलब बॉडी रुका हुआ था तो रुका हुआ रहेगा, और चल रहा है तो चलते रहेगा उसी स्पीड और उसी डायरेक्शन में। ये सीखेंगे, थोड़ा सा आपको लग नहीं रहा होगा क्या हो रहा है, लेकिन आप इतना समझ जाएं कि हिट करने के बाद क्या रेस्ट से किसमें आया, मोशन में। तो एक एग्जांपल हो गया था, फोर्स एक्सर्टेड बाय द हैंड ऑन द बॉल डिक्रीजेज द स्पीड। जो हम लोग हाथ से रोकते हैं तो क्या हो जाता है, अगर थोड़ा सा टच कर दिए, बॉडी बॉल चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसकी स्पीड घट जाएगी, ठीक है ना। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेयर चेंजेस द डायरेक्शन ऑन द बॉल। तो ये सारी चीज़ें हैं, डायरेक्शन को चेंज करने के लिए फोर्स लगा। द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फिंगर्स चेंजेस द शेप ऑफ द, जैसे हम लोग स्क्वीज करते हैं किसको, नींबू को, तो वहाँ पे उसका शेप को चेंज करते हैं। क्या करते हैं, शेप। अब जो बात आती है, जो कई फोर्सेज हैं, टोटल फोर्स का जो समेशन है, वो समेशन ऐसे नहीं है कि 5 किलोग्राम आपके पास चावल है, फिर 6 किलोग्राम चावल है, टोटल 11 किलोग्राम चावल हो गया, तो जस्ट वो ऐड होता है, दैट इज कॉल्ड स्केलर एडिशन। यहाँ जो ऐड होता है 5 किलोग्राम इधर से फोर्स 5 न्यूटन इधर से लग रहा है, और 6 न्यूटन उसका ऑपोजिट लग रहा है, तो अब 11 न्यूटन नहीं होगा, एक ही न्यूटन बचेगा, क्योंकि 5 और 5 क्या हो जाए, कैंसिल, बचेगा 1 न्यूटन एक तरफ। तो ऐसी एडिशन को हम लोग वेक्टर एडिशन कहते हैं। तो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जो कई फोर्सेज के बाद जो एक नेट फोर्स आएगा, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट फोर्स। उसका नाम क्या है, आज सिर्फ इंट्रोडक्शन है तो ज़्यादा चिंता ना करें, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे। तो कौन सा फोर्स है बताइए, रिजल्टेंट फोर्स।
तो कई फोर्सेस होते हैं। जैसे एक पेन है हमारा, इस पेन में अगर आप सुने होंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी पढ़े, इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये क्या न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब इसमें कोई चार्ज नहीं है, ऐसा नहीं है, मतलब नेट चार्ज जीरो है, मतलब ये न्यूट्रल है, जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन्स हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है, तो जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही पॉजिटिव चार्ज है, बट नेट चार्ज जीरो है। लेकिन अगर पूछा जाए क्या इसमें चार्जेस हैं, हाँ चार्जेस हैं, लेकिन नेट चार्ज जीरो है। मेरी बात समझ आ रही है। उसी तरह से बॉडी का रेस्ट में था और रेस्ट में ही है, मतलब अपना कंडीशन ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर रहा है, दैट मीन्स फोर्सेज नहीं है, ये कहना गलत है। हो सकता है कि कोई फोर्स ना हो, लेकिन अगर अर्थ के नज़दीक होगा तो फोर्स से आज़ाद हो नहीं सकता, क्योंकि अर्थ तो उसको अट्रैक्ट करेगा ही। तो फोर्स अर्थ के नज़दीक है तो ये ज़रूरी है क्या होगा कि फोर्स लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो नेट फोर्स जीरो होने का मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फोर्सेज होंगे, बट नेट फोर्स जीरो का मतलब इक्वल बट ऑपोजिट होगा उस डायरेक्शन में। ठीक है, सीखेंगे धीरे धीरे। रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स बताइए। नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स को दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, नेट फोर्स। ठीक है, इफ अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सीलरेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस। चलिए मैं डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ। इफ अ सिंगल फोर्स एक्टिंग, अच्छा डेफिनेशन है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी produces the same acceleration as produced by। अगर आपको एक्सेलरेशन समझ नहीं आ रहा है अभी तो आप इतना ध्यान दें, एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रहा है टाइम के साथ। एज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ फोर्सेस, बाय नंबर ऑफ फोर्सेस, दैट सिंगल फोर्स, दैट single force is called resultant of these individual forces, of these individual forces। ठीक है, क्या बोला गया है कि मैं अभी ये बताया, जैसे एक बॉडी है, इसमें 10 न्यूटन फोर्स लगा है और इधर से कितना लगा है, 9 न्यूटन। तो बेसिकली किधर लग रहा है, नेट 1 न्यूटन इधर लग रहा है और 1 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। तो बताइए हॉरिजॉन्टल में फोर्स लगा रहे हैं, तो 1 न्यूटन किधर लग रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो फोर्स का फार्मूला आगे पढ़ेंगे, इतना तो आप जानते हैं वैसे, लेकिन फोर्स का फार्मूला हम लोग क्लास 9 में प्रूव भी करेंगे। फोर्स कितना है बताइए, 1 न्यूटन, नेट कितना 1 न्यूटन, मास कितना 1 किलोग्राम, तो एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हो जाएगा, 1 कैंसिल, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये 10 और 9 हटा के अगर हम सिर्फ 1 न्यूटन ही लगाएं राइट डायरेक्शन में, तो भी तो वही बात होगी ना। तो रिजल्टेंट का मतलब ये है कि उस दोनों को हटा के अगर ऐसा फोर्स आए जो उतना ही एक्सेलरेशन क्रिएट हो जो ऐसे हो रहा है, मतलब ये इफ अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ऐसा मान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं लग रहा है, लग तो दोनों रहा है, लेकिन बेसिकली नेट फोर्स कितना है, 1 न्यूटन है। तो 1 न्यूटन यहाँ से भी, यहाँ पे भी उतना ही एक्सेलरेशन क्रिएट होगा जितना यहाँ होगा। इफ अ सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस द सेम एक्सेलरेशन एज प्रोड्यूस्ड बाय नंबर ऑफ फोर्सेज, दैट सिंगल फोर्स इज कॉल्ड रिजल्टेंट ऑफ दीज इंडिविजुअल फोर्सेज। कई फोर्सेज हैं, उसका जो नेट होगा उसी को क्या बोलेंगे, रिजल्टेंट फोर्स। आप ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, लिख भी यहाँ लिखा हुआ था, रिजल्टेंट फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड नेट फोर्स। मेरी बात समझ आ रही है। अब जो कई फोर्सेज हैं, जैसे यहीं पे अगर हम किताब की बात करें, किताब यहाँ पड़ी हुई है, अर्थ ने इसको कितना अट्रैक्ट किया, आप बाद में जानिएगा। वैसे 1 किलोग्राम ऑब्जेक्ट है तो 1 गुना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा 10 न्यूटन। ये सरफेस भी किधर लगा रहा है, ऊपर की तरफ 10 न्यूटन। तो जितना फोर्स उस बॉडी पर, इस बॉडी पर अर्थ लगा है, एक ही बॉडी की बात हो रही है, याद रहेगा जब हम नेट फोर्स की बात करेंगे तो एक ही बॉडी पर सारे फोर्सेज की बात करेंगे। तो अर्थ इसको किधर लगा रहा है, नीचे की तरफ 10 न्यूटन, और सरफेस ऊपर की तरफ कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन। तो ये बॉडी रेस्ट में था, 10 न्यूटन फोर्स नीचे भी लग रहा है और 10 न्यूटन फोर्स ऊपर भी लग रहा है। तो क्या हो गया, नेट फोर्स हमारा 0। नेट फोर्स 0 का मतलब क्या हो गया, बैलेंस्ड फोर्स। कौन सा फोर्स, बैलेंस फोर्स। इसको अगर हम छोड़ें, हवा को इग्नोर करें, तो किधर जाता है, नीचे। रेस्ट से किस में आ रहा है, मोशन में। दैट मीन्स सिर्फ कौन फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, अर्थ। कोई सरफेस यहाँ पे नहीं है। दैट मीन्स ये कौन सा फोर्स है, अनबैलेंस्ड फोर्स। एक फोर्स हो या कई फोर्सेज हो, उसका टोटल सम कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो वो बैलेंस्ड फोर्स है। तब उसके कंडीशन ऑफ रेस्ट या कंडीशन ऑफ मोशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अगर नन 0 है, मतलब 0 नहीं है, तो कंडीशन ऑफ रेस्ट और कंडीशन ऑफ मोशन में क्या पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा मतलब रेस्ट से मोशन में आ सकता है, मोशन से रेस्ट में आ सकता है, स्पीड बदल सकता है, स्पीड घट सकता है, स्पीड बढ़ सकता है, और डायरेक्शन चेंज हो सकता है, और शेप चेंज हो सकता है। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। तो लिखिए कौन सा फोर्स, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। संतुलित बल और
असंतुलित बल। याद रहे सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस की बात हो रही है। अब एक्सटर्नल फोर्स क्या है ये मत समझिए जस्ट मॉलिक्यूलर फोर्स, इंटरनल फोर्स ऐसे नहीं। जैसे मैं बोलूं कि ये पेन और ये किताब एक ही अगर ऑब्जेक्ट है दोनों मिलके, तो ये एक पे फोर्स लगा रहा है एक दूसरे पे, तो इंटरनल फोर्सेज है। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट माने तो क्या हो जाएगा, वो एक्सटर्नल फोर्सेज हो जाएंगे। धीरे धीरे सीखिएगा, ठीक है। अब इफ अ स्टेट ऑफ फोर्स, बहुत सारे फोर्सेज हैं, सबका मिलके अगर जीरो हो जाए, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे सबसे पहले, इफ अ स्टेट ऑफ फोर्सेज, बहुत सारे फोर्सेज हैं, एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन। मतलब क्या, कोई नेट फोर्स जीरो। अच्छा है ये डेफिनेशन, आप लिख सकते हैं कि नेट फोर्स जीरो हो जाए वही बैलेंस फोर्स है, लेकिन लिखने का अंदाज अच्छा है ये, इफ अ सेट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस नो एक्सेलरेशन इन इट, मतलब कोई वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, मतलब नेट फोर्स कितना है, जीरो है। देन द फोर्स इज सेड टू बी बैलेंस्ड, देन द मतलब फोर्स, सेट ऑफ फोर्सेस से जो एक सिंगल फोर्स की बात कर रहे हैं, देन द फोर्सेस, या फोर्सेस ही लिखा है, फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड, ठीक है। तो फोर्सेस कर देते हैं यहाँ पे। उसके बाद अगर क्या हो जाए, इफ इट प्रोड्यूसेस, वही इफ अ सेट ऑफ फोर्स पूरा लिखिएगा, इफ अ सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट, प्रोड्यूसेस मतलब यहाँ तक आप वही लिखिएगा, इफ लिख लीजिएगा, इफ अ सेट ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। होता क्या है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अरे हमको तो बहुत न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है बनाना, ठीक है आपको आता है, लेकिन कुछ कुछ डेफिनेशन आसान होते हैं, लेकिन उस वक्त जब कोई पूछता है तो कैसे डिफाइन करें, यू डोंट नो दैट। तो इसीलिए आप लेक्चर को अच्छे से सुने। इफ अ सेट ऑफ फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन तो जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो एक्सेलरेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसेस, बॉडी प्रोड्यूसेस नॉन जीरो एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन, एन कैपिटल लिख दिया हम, जीरो पूरा लिखिएगा आप ठीक से, नॉन जीरो एक्सेलरेशन, देन द फोर्सेज आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड, देन द फोर्सेज आर सेड टू बी अनबैलेंस्ड। तो यहाँ पे नॉन जीरो हमने क्यों इस्तेमाल किया, हो सकता है कि हम एक्सेलरेशन बोलें और कोई बोले एक्सेलरेशन, अब तो ठीक है एक्सेलरेशन है लेकिन कितना है, जीरो है, तो फिर तो बात वही हो गई, बैलेंस्ड हो गई। मेरी बात समझ आ रही है, नोट डाउन करें। तो ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो बैलेंस फोर्स, मतलब कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, और अगर नेट फोर्स नॉन जीरो हो जाए तो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड हो जाएगा, मतलब बॉडी के स्पीड या डायरेक्शन में चेंज होगा। यहीं से मेरी बात समझ आ रही है। नेक्स्ट हम लोग जो डिस्कशन करेंगे अगले लेक्चर में, कुछ कॉमन फोर्सेज हैं, आप इसको पढ़ के रखा करें, सम कॉमन फोर्सेज। कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, कॉन्टैक्ट फोर्स की दो ही किस्में, आप चाहें तो मेरा एक अलग से वीडियो बना हुआ है कॉन्टैक्ट फोर्स पर, किस पर, कॉन्टैक्ट फोर्स, वो देख सकते हैं जाके आप मेरे चैनल में जाके, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स में दो ही फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन। उसके बाद और भी फोर्सेज पढ़ेंगे हम लोग, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन। कॉन्टैक्ट फोर्स में हो गया क्या क्या, नॉर्मल फोर्स आएगा और फ्रिक्शन आएगा। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे स्प्रिंग, फोर्सेज एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग, फोर्सेज एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, वेट के बारे में बात करेंगे। फोर्स का यूनिट तो न्यूटन बता दिया मैंने। उसके बाद गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो सारी जो इंपॉर्टेंट बातें शुरू होंगी वो कहाँ से शुरू होंगी, गैलीलियो के एक्सपेरिमेंट से। आप इंतज़ार करें नेक्स्ट लेक्चर का, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच इतना सुनने के लिए।